Reborn to Love My Devil Husband Episode 59। 59 बेबी यू आर लुकिंग सो हॉट। हाँ मैं ठीक हूँ आयशा, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। ये बस एक कोइंसिडेंट है। तुम तो जानती ही हो मुझे कि मैं इस तरह से काम नहीं करती हूँ। उसकी बात सुनकर आयशा के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वह बोलती है, हाँ त्रिशा, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ, इसलिए तो मैं तुमसे सिर्फ पूछ रही हूँ। मुझे सिर्फ शक हुआ था, बाकी और कुछ नहीं है। मैं जानती हूँ कि तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। मैं बस तुमसे ये पूछ रही हूँ को कहीं तुम्हारी कंपनी के अंदर तो कोई ऐसा इंसान नहीं है जो इस तरह से काम करत हो। क्योंकि अगर ऐसा हुआ और अगर रीमा ने कुछ भी बता दिया तो फिर शायद तुम्हारी कंपनी जो अभी वैसे ही घाटे में चल रही है वह और बड़ी मुसीबत में फंस जाएगी। फिर शायद ये हो सकता है कि तुम्हारी कंपनी बैंकक्रप्ट ही हो जाए। उसकी बातें सुनकर त्रिशा को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन वह इस वक्त कुछ कह नहीं सकती थी। इसलिए वह अपने आप को शांत करती है और आयशा की तरफ देखते हुए बोलती है, नहीं आयशा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो फाइल मैं तैयार करके सबमिट की थी वह मैंने खुद बनाई थी। उसमें मेरी कंपनी के किसी भी इंसान ने कोई भी रोल नहीं निभाया था। उसको इस तरह से हड़बड़ाता हुआ देखकर आयशा को बहुत हंसी आती है, लेकिन वह अपने आप को कंट्रोल कर लेती है और बोलती है, त्रिशा, मैं जानती हूँ कि तुम ऐसी बिल्कुल भी नहीं हो। प्लीज तुम्हें इस तरह से परेशान होने की जरूरत नहीं है। वह तो मुझे शक हुआ था, इसलिए कि कहीं तुम्हारी कंपनी में कोई ऐसा इंसान ना हो जो तुम्हें परेशान करना चाहता हो। उसकी बात सुनकर त्रिशा राहत की सांस लेती है और वह अपने मन में बोलती है, थैंक गॉड, इस बेवकूफ को अभी मुझ पर भरोसा है। मतलब पता नहीं मेरे प्लेन का क्या होता। अच्छा हुआ उसे बेवकूफ के कुछ इंटीमेट वीडियोस मेरे पास पहले से मौजूद थे, जिसकी वजह से उसने आयशा के सामने मेरा राज नहीं खोला, वरना तो आज आयशा के सामने मेरा सच ही जाता। आयशा जब उसकी इस तरह से किसी सच में गम देखी है तो वह बोलती है, वैसे तो मैं तुमसे ये कहना नहीं चाहती थी, लेकिन अब जब तुम्हारा मूड इतना ज़्यादा खराब है तो चलो कहीं पर घूमने चलते हैं। वैसे भी मेरा मूड भी बहुत ज़्यादा खराब हो गया है। इतना कहते हुए वह त्रिशा का हाथ पकड़ती है और बाहर की तरफ जाने लगती है। त्रिशा उसे इस तरह से अपने आप को अपने साथ ले जाता हुआ देखते हैं तो वह उसे सवालिया नज़रों से देखते हुए बोलती है, वह तो ठीक है आयशा, लेकिन तुम मुझे लेकर कहाँ जा रही हो? वैसे भी मेरा कहीं पर भी जाने का मन नहीं है। उसकी बात सुनकर आयशा मुस्कुराती हो और बोलती है, अरे तुम चिंता मत करो, वहां पर जाकर सबको बहुत अच्छा लगता है, तुम्हें भी बहुत अच्छा लगेगा। त्रिशा अपने मन ही मन बहुत खुश हो रही थी, लेकिन वह बाहर से ऐसा दिख रही थी जैसे कि उसे पता नहीं कितना बड़ा आघात लगा है ये जानकर कि रीमा ऐसी लड़की थी। वही ऐसा उसके सारे करतूत को बहुत अच्छे से जानती थी और वह उसे एक और झटका देना चाहती थी। आखिर वह उसकी इस तरह से खुश होते हुए तो नहीं देखना चाहती थी ना, इसलिए वह उसको एक अच्छा सा सरप्राइज देना चाहती थी अपनी तरफ से। ऐसा ये सोचते हुए बहुत खुश हो रही थी और अपने मन में बोलती है, मैं जानती हूँ त्रिशा कि तुम कितनी बड़ी कमीनी हो, लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हारे साथ रहते रहते मैं भी थोड़ा टैलेंट तुमसे गेन कर लिया है, इसलिए आज मैं तुम्हें ऐसा सरप्राइज देने वाली हूँ ना, इसके बारे में तुमने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। हालांकि ये देखकर तुम्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा और तुम पूरे महीने 2 महीने तक इस शौक से उभर नहीं पाओगी, लेकिन आगे जाकर तुम मुझे ही इसके लिए थैंक यू बोलोगी, जिससे तुम और भी ज्यादा मेरे भरोसे में पड़ जाओगी। यह सोचकर कि मैं तुम्हारे बारे में कितना अच्छा सोचती हूँ, जैसे कि कभी मैंने तुम पर यह अंधा भरोसा दिखाया था। पर वह कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी, तो बस मैं वही तुम्हारे साथ करने जा रही हूँ। और मैं जानती हूँ जो कुछ भी कर रही हूँ मैं इससे भगवान को कोई भी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि बुरे के साथ बुरा करने में कोई बुराई नहीं होती है। ये कहते हुए वह तुरंत ही पार्किंग एरिया में आ जाती है और जाकर पैसेंजर सीट पर बैठ जाती है। रमेश काका ये देखते हैं तो वह तुरंत ही गाड़ी ड्राइव करते हुए आयशा की तरफ देखते हैं और बोलते हैं,
मैडम कहाँ पर जाना है आपको? इस वक्त शाम का समय हो रहा था, इसलिए आयशा बोलती है, इस शहर के फेमस क्लब में ले चलिए काका। काका को उसकी बातें सुनकर कुछ भी संभव नहीं होता है, क्योंकि आयशा ने थोड़ी देर पहले ही मैसेज करके काका को बता दिया था कि उन्हें किसी क्लब में जाना है। हालांकि काका ये बात बहुत अच्छे से जानते थे कि आयशा को ये सब जगह बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन कभी कभी बिजनेस की मीटिंग करने के लिए उसे इस तरह की जगह पर जाना पड़ता था। वही एकांश जब ये देखा है तो वह तुरंत ही अपनी बाइक पर सवार होकर उसे कर का पीछा करने लगता है। अंडस्को घर पर चिराग और नंदिनी अकेले ही मौजूद थे। अल्पेश और अनन्या कहीं बाहर गए हुए थे और इसलिए ही अल्पेश ने फोन करके चिराग को घर पर बुला दिया था ताकि नंदिनी घर पर अकेली न रह जाए। नंदिनी लिविंग हॉल में बैठी हुई थी और अपना फेवरेट डोरेमोन देख रही थी। वही चिराग उसके बगल में बैठा हुआ उसके लिए फ्रूट काटते हुए बोलता है, नंदिनी चलो आप बहुत हो गया, सुबह से तुमने कुछ नहीं खाया है, अब चुपचाप से मेरी बात मानो और यह एप्पल्स खा लो। एप्पल्स को देखकर नंदिनी मुंह बना लेती है और वह बोलती है, नहीं मुझे नहीं, यह नहीं खाने हैं, मुझे यह नहीं खाने हैं, मुझे ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। उसकी बात सुनकर चिराग परेशान होते हुए बोलता है, अच्छा तो तुम्हें यह अच्छे नहीं लगते हैं, तो क्या पसंद है तुम्हें खाना? पिज्ज़ा, बर्गर, चाउमीन? और क्या खाती हो तुम? हाँ वह मोमोज। मैं जानता हूँ ये सब खाना बहुत अच्छा लगता है और बहुत टेस्टी भी होता है, लेकिन अभी यह सब तुम्हारी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। देखो मुझे भी तो ये सब खाना बहुत पसंद है ना, लेकिन फिर भी मैंने सुबह से ये सब नहीं खाया है। चलो साथ में मिलकर खाते हैं, हेल्दी कहेंगे तभी तो हेल्दी बनेंगे ना। और वैसे भी तुम्हें याद नहीं है क्या डॉक्टर दीदी ने क्या कहा था कि अगर तुम हेल्दी खाना नहीं खाओगी तो जल्दी से रिकवर नहीं हो पाओगी, और अगर तुम जल्दी से ठीक नहीं हुई तो फिर तुम्हें जल्दी से बाहर भी लेकर नहीं जाया जाएगा, जैसे कि मैं तुम्हें पहले लेकर गया था। तुम्हें याद है ना तुम्हारे चक्कर में अर्जुन भाई ने मुझे कितना डांटा था। उसकी बात सुनकर नंदिनी मुंह बनाते हुए बोलती है, पर चिराग मुझे ये सच में खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। प्लीज़ आप ये बात समझो ना, ये सब कितना टेस्टलेस होता है, मुझे सच में ये सब खाना अच्छा नहीं लगता है। उसकी बातें सुनकर चिराग को अब कुछ भी समझना नहीं आ रहा था, इसलिए वह हार मानते हुए बोलता है, अच्छा ठीक है, अगर तुम ये फ्रूट्स खा लेती हो और उसके बाद अपनी दवा खाकर थोड़ी देर के लिए आराम करती हो तो मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें कहीं पर घूमने के लिए लेकर जाऊंगा। चिराग की बातें सुनकर नंदिनी की आंखों में चमक आ जाती है, क्योंकि वह जानती थी कि एक चिराग ही इस घर में ऐसा है जो कि उसे घूमने के लिए बाहर लेकर जा सकता है। बाकी किसी और को हो बाहर घूमने के लिए बोलती थी तो वह कोई ना कोई बहाना देकर उसे टाल दिया करते थे। उसकी बातें सुनकर नंदिनी तुरंत ही अपनी एक छोटी उंगली आगे की तरफ बढ़ा देती है, जिसे देखकर चिराग के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वह भी अपनी छोटी उंगली आगे बढ़कर उसकी छोटी उंगली को पकड़ लेता है और प्यार से उसे देखते हुए बोलता है, पिंकी वाला प्रॉमिस करता हूँ अगर तुमने ये सब किया तो मैं तुम्हें घूमने के लिए लेकर चलूंगा। उसकी बात सुनकर नंदिनी फिर तुरंत ही उसके हाथ से उसे फ्रूट की प्लेट को छीन लेती है और तुरंत ही खाने लगती है। उसे इस तरह से देखकर चिराग के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है और वह टेबल पर रखे हुए एप्पल को उठना है और उसे ऐसे ही खाने लगता है। अंडस्को अमित इस वक्त अपने अपार्टमेंट में मौजूद था और वह कहीं पर जाने की तैयारी कर रहा था, तभी उसके फ़ोन पर किसी का कॉल आता है। कॉल आईडी पर नंबर को देखकर वह तुरंत ही उसे कॉल को पिक कर लेता है और बोलता है, हाँ बेबी, मैं तुमसे प्रॉमिस किया है ना कि मैं आज तुमसे मिलने वाला हूँ, तो मैं अपना प्रॉमिस हमेशा पूरा करता हूँ, तुम्हें पता तो है। हाँ हाँ, हम इस क्लब में मिलने वाले हैं। हाँ बस मैं आधे घंटे में वहाँ पर पहुँच जाऊँगा, तुम बस वहीं पर मेरा वेट करना। अच्छा तुम वहाँ पर पहुँचने वाली हो? ठीक है कोई बात नहीं, मैं बस 5 मिनट यहाँ से निकल रहा हूँ। इतना कहने के बाद अमित तुरंत ही फ़ोन काट देता है और जल्दी जल्दी तैयार होते हुए बोलता है, यार अमित जल्दी कर, आज वैसे भी तेरा मूड वैसे ही खराब था।
क्योंकि टेंडर ना मिलने की खुशी में तेरी उस तृषा ने तेरा जीना हराम कर रखा था। अच्छा हुआ यह मान गई, वरना पता नहीं मैं क्या ही करता। वैसे भी वह तो आयशा के पास गई होगी अपना रोना रोने के लिए, इसलिए मेरे पास इस वक्त फुल टाइम है ताकि मैं एंजॉय कर सकूं। हाँ बेबी, जस्ट वेट फॉर मी, मैं बस थोड़ी देर में पहुंच रहा हूं। इतना बोलते हुए अमित तुरंत ही अपनी कार की चाबी उठना है और अपार्टमेंट से बाहर निकालकर अपनी गाड़ी निकालकर तुरंत ही क्लब जाने के लिए निकल जाता है। शायद अमित को आज यह नहीं पता था कि उसकी शामत आने वाली है। थोड़ी ही देर में अमित उसे जगह पर पहुंच जाता है जहां पर उसने अपनी नई गर्लफ्रेंड को मिलने के लिए बुलाया हुआ था। उसकी नई गर्लफ्रेंड बाहर ही खड़ी हुई उसका इंतजार कर रही थी। वह लड़की दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत थी, लेकिन उसने जो कपड़े पहने थे वह बहुत ही छोटे और शर्ट थे। आने जाने वाले लड़के उसको अजीब नजरों से देख रहे थे, जिससे उसे लड़की को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था, बल्कि वह लड़की इन सब चीजों को बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही थी, जैसे कि यह सब उसके लिए कोई कम्प्लीमेंट हो। अमित तुरंत ही अपनी गाड़ी से बाहर निकालकर उसे लड़की के पास जाता है और उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने पास खींचते हुए उसके कान में बहुत ही सेडिक्टिव टोन में बोलता है, बेबी यू आर लुकिंग सो हॉट, आई थिंक दिस नाइट विल बी एक्सप्लोसिव। इतना कहते हुए अमित उसके ईयर लोब पर किस कर लेता है और उसे अपने साथ क्लब के अंदर ले जाने लगता है। अंदर बहुत ही ज्यादा खुशनुमा माहौल था। बहुत सारे लड़के लड़कियां डांस फ्लोर पर डांस कर रहे थे, कुछ लड़के लड़कियां शराब काउंटर पर बैठकर दारू पी रहे थे और कई लोग अलग अलग जगह पर बैठे हुए आपस में बातें कर रहे थे। ये जगह सच में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और खुशनुमती और साथ में बहुत ज्यादा लग्जरियस थी। यहाँ पर बहुत सारे प्राइवेट रूम भी बनाए गए थे कि अगर कस्टमर चाहे तो अपने लिए प्राइवेट रूम भी यूज कर सकता है। फ्रेंड्स, आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है? अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ स्टोरी को लाइक करो और कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।